हेलो एवरीबॉडी, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अथर्वा जीएस कॉरिडोर या अथर्वा आईएएस पीसीएस कॉरिडोर में वेलकम करता हूं। पूरी तरीके से आपका पुनः स्वागत है। अब अगर बात किया जाए तो अब कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के मैं छोटी छोटी कक्षाएं डालने का प्रयास कर रहा हूं। इनमें आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे, एक छोटे छोटे से टॉपिक सेगमेंट को उठाऊंगा जिसमें आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और थोड़ा सा जानकारी भी मिले। वो जानकारी आपके दैनिक जीवन के लिए भी ज़रूरी हो सकती है। खास करके अगर बात किया जाए तो कम से कम कुछ इतिहास की परंपरा को हम जानेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके सिविल के आने वाले एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही। आज का जो टॉपिक है वो आपने शुरुआत में ही देख लिया होगा कि अगर देखा जाए तो आपने वॉलपेपर पर देख लिया होगा, ऊपर हेडिंग देख लिया होगा कि रानी गौडिनल्यू। आज का हमारा टॉपिक है रानी गौडिनल्यू। अब मन में यह विचार उठ रहा होगा कि ये रानी गौडिनल्यू थी कौन, क्या इनका रोल था, क्या चीज़ें थी, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को फ्रेंड्स यह ज़रूर पता है कि अगर सामान्य रूप में हम इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास में एक लंबी परंपरा के बाद, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बाद जब आधुनिक भारत की शुरुआत होती है तो आप जानते हैं कि मुग़ल काल का अंत हो रहा होता है और अंग्रेज़ भारत में प्रवेश कर रहे होते हैं। अंग्रेज़ों के भारत में प्रवेश करने के साथ यहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक लंबे वर्ष तक, लगभग 200-250 वर्ष तक, 300 वर्षों तक जो यहाँ पर एक साम्राज्य स्थापित करने का कार्य किया और अपना शासन प्रशासन चलाया। उसी दौरान हमारे देश में विभिन्न विद्रोह होते हैं। किसान विद्रोह होते हैं, आदिवासी विद्रोह होते हैं, जमींदारी से संबंधित कई विद्रोह होते हैं, आज़ादी से संबंधित कई विद्रोह होते हैं। उन्हीं से संबंधित है रानी गौडिनल्यू। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे, तो ज़रूर किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, या आप रुचि के लिए अगर वीडियो देख रहे हैं तब भी आपको अपनी क्रांति और अपने देश की आज़ादी की एक लड़ाई को ज़रूर जानना चाहिए। तो रानी गौडिनल्यू के बारे में आज चर्चा करते हैं कि यह थी कौन। तो पहली बात तो याद रखना है कि रानी गौडिनल्यू में जो ये गौडिनल्यू थी, इनका मुख्य संबंध है नागा विद्रोह से। नागा विद्रोह, यह विद्रोह जिसे हम मणिपुर विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, मणिपुर में एक विद्रोह हुआ था। यानी सामान्य तौर पर अगर बात किया जाए तो हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब वह दौर था 19वीं शताब्दी का। यानी सामान्य रूप में बात किया जाए तो 19वीं शताब्दी का पूरी तरीके से दौर था और ख़ास करके 19वीं शताब्दी के बाद जब आपके 20वीं शताब्दी की शुरुआत होती है तो नागा आदिवासियों के द्वारा मणिपुर में विद्रोह किया जाता है। अब सबसे पहले बात यह उठती है दोस्तों, फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कि मणिपुर में जो नागा आदिवासी विद्रोह हुआ इसका कारण क्या था। तो पहली बात तो याद रखना है कि एकता बनाए रखना। इसके मुख्य कारणों में एकता, यूनिटी की बात की गई। इसके बाद अगर बात करें तो एकता के बाद जो सबसे प्रमुख कारण था कि इन्होंने कहा कि जो पारंपरिक अंधविश्वास या रीति रिवाज हैं उनसे मुक्ति मिले। यानी रीति रिवाजों से ये छुटकारा भी पाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कह सकते हैं, आप सभी लोग यह जान सकते हो कि रीति रिवाजों से यह पूरी तरीके से अपने आप को क्या कर रहे थे, दूर करने का प्रयास कर रहे थे कि जो पुराने रीति रिवाज हैं उन्हें खत्म कर किया जाए। और साथ के साथ इनका यह मानना था मेरे दोस्तों कि आदिवासियों ने विद्रोह शुरू किया कि हमारा जो धार्मिक चीज़ें हैं, पुरानी धार्मिक आस्था है, उसे बनाए रखा जाए।
अब धार्मिक आस्था को इन सारी चीज़ों को लेकर के लगभग 1930 के आसपास यानी 20वीं शताब्दी में यह विद्रोह पनपता है। और पनपने के क्रम में जब इस आदिवासी विद्रोह की शुरुआत होती है तो इसके प्रमुख नेता होते हैं रोंगमई जदोनांग, जिन्हें संक्षेप में जदोनांग भी कहा जाता है। यानी इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता या प्रमुख नेता कौन थे? रोंगमई जदोनांग। याद रखिएगा, अगर आप सिविल का एग्जाम देने जा रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, यानी खास करके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी आपकी जानकारी के लिए तो महत्वपूर्ण ही है कि रोंगमई जदोनांग ने कहा कि कम से कम हम अपनी धार्मिक आस्था को बनाए रखें, पुराने रीति रिवाजों को खत्म करना चाहिए और हमारी यूनिटी कायम होना चाहिए, और हमारी जो शोषण हो रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा, वो शोषण नहीं किया जाना चाहिए। आदिवासियों का जो शोषण हो रहा है, खास करके नागा समुदाय का, वो बंद हो। इन सारी चीज़ों को लेकर के यह रोंगमई जदोनांग ने यह विद्रोह कर दिया। लेकिन आपको पता है कि अंग्रेज हर विद्रोह को कुचल देते थे, बुरी तरह से कुचल देते थे। कुचलने का तात्पर्य है कि वो एकदम पूरी तरह उसके पीछे पड़ जाते थे, चाहे जितनी हत्याएं करनी पड़े, चाहे जितने लोगों को मारना पड़े, चाहे जितना दमन करना पड़े या शोषण करना पड़े, पूरी तरीके से किसी भी मांग को नहीं स्वीकार करते थे और दबा देते थे। यही प्रक्रिया आपकी यहाँ पर होती है नागा विद्रोह में, मणिपुर में, जो रोंगमई जदोनांग द्वारा शुरू किया गया। इसका पूरी तरीके से विद्रोह को दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और दबाने के क्रम में सबसे पहली बार जो यहाँ पर हुआ क्या कि इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे रोंगमई जदोनांग, 1931 में इन्हें फांसी दे दी गई। अब 1931 में जदोनांग जी को जब फांसी दे दी गई, तब अब नेतृत्वकर्ता का प्रश्न उठ गया कि भैया अब नेतृत्व कौन करेगा। यानी सामान्य रूप में अगस्त 1931 में जब इनको फांसी दी गई, तब यह प्रश्न उठा कि अब इसका नेतृत्व कौन करेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के पूरा एक विवाद नहीं कहेंगे, यानी सामने नेतृत्वकर्ता का अभाव दिखा। उसी अभाव के क्रम में एक नागा आदिवासी थी, नागा आदिवासी एकदम यंग महिला थी, महिला न करके कहें लड़की थी, गर्ल्स थी, जिसका नाम था गोडिनल्यू। मात्र इनकी उम्र थी 17 वर्ष। 17 साल की उम्र में गोडिनल्यू जो नागा आदिवासी थी, इस लड़की ने पूरा दारोमदार ले लिया कि यह विद्रोह जो हमारे द्वारा शुरू किया गया है, इसे समाप्त नहीं होने दिया जाएगा, और पूरी तरीके से इसके लिए इसने अपना नेतृत्व स्वीकार कर लिया। यानी अब लोगों के आगे, नागा आदिवासी समुदाय के आगे एक लड़की खड़ी थी, यंग गर्ल खड़ी थी, पूरी तरीके से महिला गोडिनल्यू, जिन्होंने 17 वर्ष की उम्र में नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। अब रानी गोडिनल्यू जी ने नागा आदिवासी के विद्रोह को संभाला और आगे बढ़ाने का कार्य किया। आगे चल करके यह विद्रोह लगातार इनके नेतृत्वकर्ता के रूप में, इनके प्रमुख भूमिका के रूप में आगे बढ़ता रहा, और धीरे धीरे विद्रोह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अगर बात कर लिया जाए तो यह विद्रोह अंग्रेज़ों के द्वारा एक टाइम पीरियड में जो 30-31 के टाइम पे शुरू हुआ, 31 में इनको जदोनांग जी को फांसी दी गई, फिर इन्होंने नेतृत्वकर्ता का रूप दिया। इसे 1932 में इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। 1932 में गोडिनल्यू को गिरफ्तार कर लिया गया।
अक्टूबर का टाइम पीरियड था। अक्टूबर 1932 में गौंडीन्यू को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया गया। अब निश्चित सी बात है, अंग्रेज़ों का टाइम पीरियड था तो ये तो छोड़ने वाले नहीं थे। आगे चल करके गौंडीन्यू जी को जब देश आज़ाद होता है 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद इनको पूरी तरीके से छोड़ दिया गया, यानी जेल से मुक्ति मिली। तब तक 1947 तक यह जेल में ही रहीं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानना है कि आगे चल कर के पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जी का आज़ाद अगर बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जी ने आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था, अगर बात किया जाए आज़ाद हिंद फौज, इन दोनों ने गौंडीन्यू को रानी की उपाधि से विभूषित किया। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज ने गौंडीन्यू को कौन सी उपाधि दी? तो रानी की उपाधि दी। तब से इनका नाम पड़ गया रानी गौंडीन्यू। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नागा आदिवासी विद्रोह पनपता है और समाप्त होता है देश की आज़ादी के साथ। तो प्रिय मित्रों, ये रही रानी गौंडीन्यू की कहानी। 17 वर्ष की वह लड़की जिसने अपने दमखम से इन सारी चीज़ों को, अपने विद्रोह को, अपने बिरादरी के विद्रोह की और मांगों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ाया और 1932 में गिरफ्तार हुई, 1947 तक जेल में रहीं, फिर इन्हें छोड़ा गया और चीज़ें। तो रानी गौंडीन्यू की कहानी यह रही। दोस्तों, अगर सारी चीज़ें आपको बेहतर लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और आगामी वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही नए वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय।